आने पर क्या करें। बदलते लाइफस्टाइल के साथ आज के इस समय में हर कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। गलत खान पान के कारण लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़ों से लेकर युवाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक के लक्षणों और इससे बचने का उपाय पता नहीं होता। अगर इसके लक्षण और हार्ट अटैक के खतरे से बचने का उपाय पता हो तो इसका खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट और व्यायाम के जरिए भी आप दिल की बीमारियों और हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर आए हैं नालासोपारा के कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन डॉक्टर सुनील अपोटिकर जी के पास और इनसे जानते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, कारण और इससे बचने के बारे में। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आता होगा। हम ऐसे ही कई सारे सवालों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे, इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। Hello, I'm Dr. Apothekar from Nalasopara. I have my own hospital, that is Globus Hospital, where I am practicing internal medicine. दोस्तों, कोई चीज़ों के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी जो बीमारी है जिससे लोग डरते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के पेशेंट अक्सर जो आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी जिस वक्त पेशेंट हार्ट अटैक का आता है तो पेशेंट को खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। जिस वक्त हम पेशेंट को चेक करते हैं उसके बाद बहुत से बार पेशेंट्स को पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। तो हार्ट अटैक किस तरह से आता है और उसके लिए क्या किया जाता है, इसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देना चाहता हूँ। उसके बाद हार्ट अटैक के बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें एक कॉम्प्लिकेशन है जहाँ पर हार्ट बंद पड़ जाता है या सांस लेना बंद पड़ जाता है पेशेंट का। तो उस वक्त और क्या किया जाता है और किस तरह से उस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है वो मैं बताना चाहता हूँ। तो हार्ट अटैक जो कंडीशन है उसके अंदर क्या होता है कि आपके हार्ट की तरफ जाने वाली जो नसें हैं, 3 नसें होती है बड़ी, तो इनमें रुकावट हो जाती है या ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रुक जाता है। ब्लड फ्लो रुकने की वजह से जो हिस्सा है हार्ट का, उस हिस्से को ब्लड सप्लाई पूरी तरह से रुकने की वजह से वो मसल जो है वो डैमेज हो जाता है और वो डेड हो जाता है। तो हार्ट अटैक में अक्सर हमारी यही कोशिश होती है कि पेशेंट टाइम पर आए, क्योंकि टाइम का महत्व इस कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर कोई पेशेंट टाइम पर आता है 1 घंटे के अंदर, उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। पहला घंटा जो होता है उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। इस गोल्डन आवर के भीतर अगर पेशेंट आता है और उसको ट्रीट किया जाता है तो उसकी वजह से नस पूरी तरह से खुल सकती है। 100% तो नहीं, लेकिन बड़े लेवल पे ये खुल सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई फिर से रिस्टोर हो जाता है। और ये ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने की वजह से हार्ट का जो हिस्सा जो डैमेज होने वाला है या जो डेड होने वाला है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को हो सकते हैं आगे, वो रुक सकते हैं। तो पहले घंटे के अंदर अगर पेशेंट आता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे पेशेंट आते ही हम लोग पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन वगैरह, बाकी ब्लड टेस्ट हो जाती है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी के जरिए हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली हार्ट के किस हिस्से को डैमेज पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट होती है। हमारे हॉस्पिटल में तो कोई टाइम का कोई ये नहीं है कि लिमिटेशन नहीं है कि पेशेंट को कोई पेमेंट करना है या पेशेंट को कोई बड़ा एडजस्टमेंट करना है उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने सुना है या आपको एक्सपीरियंस आया होगा कि बड़े हॉस्पिटल्स में जाते ही आपको डिपॉजिट मांगा जाता है, पेशेंट को रोकते, उसके बाद पेशेंट को एडमिट किया जाता है। हमारे यहाँ 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता है। जैसे ही पेशेंट आता है वैसे इमीडिएटली हम लोग पेशेंट को आईसीयू में लेते हैं, पेशेंट्स के रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाता है, साथ ही साथ ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है, जिसके अंदर जो ट्रीटमेंट है कि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है हार्ट अटैक के शुरू में। उसके बाद पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जाता है, पेशेंट को बाकी सारी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, जिसके अंदर कोई दवाई ऐसी है जिससे हार्ट की जो नस बंद पड़ी है उसको ओपन किया जाता है दवाई के ज़रिए।
एक सबसे पुरानी दवाई है जिसको 150 साल हो गए, एस्पिरिन, सारी दुनिया को मालूम है। ये एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के पेशेंट में, ये इमीडिएटली दिया जाता है। उसके साथ और भी कुछ दवाइयाँ हैं, और साथ में सबसे बड़ी ट्रीटमेंट जो है, इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस और थ्रोम्बोलाइसिस, जिसमें कोई दवाइयाँ है जो उस क्लॉट को या जो रुकावट बनी है वहाँ पर नस के अंदर, उसको ओपन कर देती है। तो ये दिया जाता है, ये सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक के पेशेंट में। तो इसमें जो है दवाइयाँ जो दी जाती है उसमें दो तरह की दवाई है, एक सस्ती है, एक महंगी है, लेकिन ये दोनों दवाइयाँ अपने अपने हिसाब से कारगर है और उससे डेफिनेटली पेशेंट को फ़ायदा होता है। और ये होने के बाद पेशेंट का जब भी हार्ट स्टेबलाइज हो जाता है, स्टेबलाइज यानी उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, डैमेज नहीं है, उसके बाद पेशेंट को आगे की ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के बाद पेशेंट को एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो एंजियोप्लास्टी, जिसमें वो नस प्रैक्टिकली अंदर एक तार जैसे डिवाइस है जो डाल के खोली जाती है, या तो फिर पेशेंट की अनेक नसें अगर ब्लॉक्ड है तो उसमें बाईपास भी किया जाता है पेशेंट का। ये सब ट्रीटमेंट टर्शरी केयर सेंटर में होती है, लेकिन हमारा जो सेंटर है इसमें यहाँ तक कि जहाँ दवाइयों से ट्रीटमेंट जो होती है वो हम लोग करते हैं। उसके साथ ही साथ पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे हार्ट का पंपिंग बराबर नहीं है, काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट में, जहाँ पर पेशेंट का पंपिंग बिगड़ जाता है। जैसे नॉर्मली हमारा पंपिंग जो है 55 से 75% पंपिंग होता है, तो ये पंपिंग कम हो जाता है। इसमें कभी कभार पेशेंट का पंपिंग 35% भी हो सकता है, या तो फिर 15% भी हो सकता है, या 20, जो भी है। ये हम लोग इकोकार्डियोग्राफी करके एक टेस्ट होती है जिसके ज़रिए हम लोग पता करते हैं कि पंपिंग कितना अच्छा है, कितना बुरा है, तो उसके मुताबिक दवाइयाँ दी जाती है। साथ ही साथ पेशेंट को अरिथमियाज होने के बहुत चांसेस होते हैं। अरिथमिया यानी हार्ट की जो धड़कन है वो बिगड़ सकती है शुरू के पीरियड में। तो अनेक तरह के अरिथमियाज होते हैं, जिसमें हम लोग ब्रैडियारिथमिया बोलते हैं या टैकियारिथमिया बोलते हैं। ब्रैडियारिथमिया यानी जिसके अंदर जो हार्ट की धड़कन जो बिगड़ी हुई है वो लोअर साइड पे है, या तो हार्ट रेट बहुत कम हो गया। और टैकियारिथमिया यानी जहाँ पर हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अनेक तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसके वजह से निर्माण हो रहे हैं। तो टैकियारिथमिया, ब्रैडियारिथमिया, ये मैंने ब्रॉडली आपको समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है जहाँ पर डायग्नोस करना भी मुश्किल हो जाता है और ट्रीट करना उससे भी मुश्किल। तो इसके लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं जो हम लोग देते हैं। तो टैकीब्रैडी जिस तरह से भी हो उसको ट्रीट किया जाता है। साथ ही मैंने जैसे बताया पंपिंग अगर कम हो तो उसके लिए हम लोग आयनोट्रोपिक एजेंट्स करके होते हैं, वो भी चालू करते हैं पेशेंट को। तो साथ ही साथ हेपेरिन करके एक दवाई होती है जिसको दिया जाता है ताकि प्लेटलेट्स क्लम्प ना हो, अंदर जो क्लॉट बना हुआ रहता है वो फिर से क्लॉट ओपन करने के बाद फिर से बंद हो सकता है, यानी वो जगह फिर से बंद हो सकती है। तो वहाँ पर हम लोग एंटी प्लेटलेट एजेंट करके एक देते हैं। तो ये विषय थोड़ा सा आसानी से समझाना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे मेन चीज़ है पेशेंट के लिए कि पेशेंट की एंग्जाइटी कम करना, पेशेंट का पेन कम करना, पेशेंट का ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर करना, पेशेंट का पंपिंग रिस्टोर करना, पेशेंट के फेफड़ों में पानी भर सकता है जो हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं। तो अनेक ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी कभी कभार ऐसे होता है कि इतना बड़ा हार्ट अटैक होता है कि जिसकी वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट यानी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हार्ट काम करना रोक देता है, यानी काम ही नहीं करता या रुक जाता है। तो कार्डियक अरेस्ट में दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो पेशेंट को एसिस्टोली हो जाती है, एसिस्टोली यानी धड़कन बंदी हो जाती है, हार्ट का जो स्पंदन है वो बिल्कुल बंद हो जाता है, जहाँ पर यानी हार्ट बिल्कुल पंप नहीं करेगा, डेड जैसी कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन है जिसमें एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करके कंडीशन है, जिसमें इफेक्टिवली हार्ट पंप नहीं कर पाता है ब्लड सप्लाई वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, या तो फिर जो बड़ी नस है उसके अंदर पंप नहीं कर पाता है। इसकी वजह से बीपी ड्रॉप हो जाता है। बीपी इतना ड्रॉप हो जाता है उसको कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत जानलेवा और खतरे की कंडीशन है। इसको स्टेबलाइज करना कई मिनटों का गेम है। इसके अंदर अगर हम स्टेबलाइज न कर पाए तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो यहाँ पर पेशेंट की सांस जो रुकी हुई रहती है इसकी वजह से, या तो फिर हार्ट जो रुका हुआ रहता है, उसको हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, CPR। तो CPR जो है ये एक टीम वर्क है। ये सारा जो मैं जो बता रहा हूँ ट्रीटमेंट,
ये टीम वर्क है, ये एक इंसान से ट्रीटमेंट नहीं होने वाली, एक डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। कभी कभार 8-10 लोग भी कम पड़ते पेशेंट को मैनेज करने के लिए। तो CPR जो होता है उसके अंदर हम लोग पेशेंट का सबसे मेन चीज़ है एयरवे यानी सांस की जो नली है वो उसको चालू रखने की कोशिश करते हैं। अगर पेशेंट सांस ले पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है तो उसके लिए हम लोग मास्क लगाते हैं और अम्बू वेंटिलेशन देते हैं। उससे भी नहीं हो रहा है तो पेशेंट को हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं, एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन बोलते हैं, जिसमें एक ट्यूब होती है जो हम लोग पेशेंट के सांस के नली में या ट्रकिया में डालते हैं और उसके आगे या तो फिर अम्बू से हम लोग वेंटिलेशन करते हैं, वेंटिलेशन यानी सांस देने की कोशिश करते हैं, या तो पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर के ऊपर डालते हैं जिसके ज़रिए यानी कृत्रिम श्वास जो बोलते हैं, तो वेंटिलेटर पूरी तरह से उसकी सांस कंट्रोल करती है। उसके साथ ही साथ दूसरी बात है ब्रीदिंग यानी जो पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है उसके लिए वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या तो फिर हम लोग कार्डियक मसाज देते हैं जिससे सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। कार्डियक मसाज यानी क्या कि जहाँ हम लोग ऐसे प्रोसीजर करते हैं जिसके ज़रिए हार्ट में पंपिंग, आप लोग थोड़े बहुत लोग जानते होंगे कि हार्ट को पंपिंग किया जाता है, लोग कोशिश भी करते हैं। जैसे एक बार ऐसे भी हुआ था कि मैंने रोड के ऊपर एक यंग लड़के को CPR दिया था, जो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं स्टूडेंट था। तो रोड के यानी KM के बाहर की बात है ये, तो रोड पे आके गिर गया वो लड़का और पूरी तरह से वो निडल हो गया और मैंने तुरंत पता कर लिया कि इसको रेस्पिरेशन भी नहीं है, पल्स भी नहीं है, और वहाँ पर हम लोगों ने फिर रोड पे ही उसको CPR देने की कोशिश की थी, जहाँ पर हम लोग छाती पे कंप्रेशन करते हैं जिसके ज़रिए क्या होता है कि हार्ट पंपिंग करना शुरू कर देता है और साथ ही साथ सांस भी थोड़ी बहुत, उसको सांस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है इसके वजह से। और कहीं पर जहाँ पर समझो मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पर हम लोग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी देते, जहाँ पर हम खुद सांस लेके दूसरे को यानी जो पेशेंट है उसको सांस देने की कोशिश करते हैं। तो एक लंबी प्रोसीजर है जो थोड़े मिनट में समझाना डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली इसके अच्छे यूट्यूब पे भी वीडियोस है जो आप देख के जानकारी ले सकते हैं कि CPR क्या चीज़ है। साथ ही साथ पेशेंट की अगर रिदम बिगड़ी हो तो उसको शॉक भी देते हैं हम लोग, जिसको DC शॉक बोलते हैं। आपने देखा होगा बड़े मॉल्स में, सुपरमार्केट्स में, एयरपोर्ट पे लोग जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, आपने भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे वगैरह आपने देखा होगा कि वहाँ पर सब CPR मशीन्स लगे हुए रहते हैं जो शॉक देने के लिए, जहाँ पर मैंने जैसे बताया कि टैकीआरिथमियास के अंदर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, फिब्रिलेशन, ये 2 कंडीशंस है। अगर ये पता है अपने को कि ये इस तरह का रिदम है तो वहाँ पर अगर आप शॉक देते हो तो पेशेंट की जान बच सकती है। बाहर लोगों को ड्रिल करवाई जाती है कि जहाँ पर इन शॉक किस तरह से दिया जाए, ये उनको सिखाया जाता है। तो इंडिया के अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नॉलेज परकोलेट हो रहा है, लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि और भी लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है। तो ये छोटे से इसमें मैंने थोड़ी बहुत जानकारी दी है, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। इसके बाद आप चाहिए तो यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख के थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।